विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आपने सुना होगा कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसे वही समझ सकता है जिससे स्वाध्याय करना आता हो, स्वयं अध्ययन करना आता हो। जैसे मित्र के चुनाव में सावधानी रखने की जरूरत है, उसी तरह से पुस्तकों के चुनाव में भी समझदारी और सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि हमें अच्छी पुस्तकों का चयन करना आ गया तो फिर ये हमारे मुंह से खुद ही निकलेगा कि पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि कभी आवश्यकता पड़ने पर, कभी अपने मन की बात कहने के लिए या अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए यदि हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो भले ही कोई मित्र हर समय हमारे लिए मौजूद ना हो, पर पुस्तकें हमारे साथ सर्वदा हर समय और हर स्थान पर रह सकती हैं, तो हमें उनका लाभ उठाना आना चाहिए। तो आइए आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि अच्छी पुस्तकों का चुनाव करना कितना आवश्यक है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। पाठ का नाम है अध्ययन। मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए आप सब। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है, मतलब मुख्य साधन है। अध्ययन के द्वारा हम अपने ज्ञान में वृद्धि तो कर ही सकते हैं, साथ साथ आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है। किसी जाति के साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और द्वार नहीं है। किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में ही व्यक्त रहते हैं तथा उसी में उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं, उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय मतलब स्व अध्ययन करना, अपने आप अध्ययन करना, पढ़ना, जानकारियां प्राप्त करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। जो पढ़ता नहीं उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच चुकी है। वह अंधकार में गिरता पड़ता रहता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है और यह जानता ही नहीं कि मनुष्यों के श्रम से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। कहने का अर्थ यह है कि अध्ययन करना एक ऐसी कला है जो हमें ज्ञान तो देती ही है, साथ साथ पुस्तकों के अध्ययन से, साहित्य के अध्ययन से हमें पता चलता है कि कब कब कैसे कैसे जातियों का उत्थान हुआ, कैसे कैसे हमने विकास की राह पर कदम बढ़ाए और आज हम कहां तक पहुंच चुके हैं। जिन्हें अध्ययन करने की आदत नहीं होती, जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक नहीं होता, वो हमेशा अज्ञान में ही भटकते रहते हैं। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं। भूतकाल की घटनाएं जो अतीत में बीत चुका है, उसे हम किस तरह जान सकते हैं? साहित्य के माध्यम से उसकी सच्चाई जान सकते हैं और हमारे मन में, अंतःकरण में मतलब हमारे मन में, हृदय में वो प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं पुस्तकों में तो ऐसा लगता है मानो हम स्वयं अपनी आंखों से उन्हें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उसमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। यानी कि पढ़ने से ही, अध्ययन करने से ही पता चलता है कि कब कब कौन कौन से राज्यों का उत्थान हुआ था, मतलब वो ऊपर बढ़े थे, और पतन हुआ था यानी कि वो नीचे गिर गए थे। अध्ययन से ही हमें यह भी विदित होता है, यानी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता है, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे ही बढ़ता आया है और अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर
तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य क्रमशः उन्नति करता रहता है। यानी कि समय समय पर मनुष्य जाति का पतन भी हुआ है, लेकिन फिर से वो संभली है, फिर आगे बढ़ी है और बढ़ते बढ़ते आज मनुष्य जाति कहाँ तक पहुंच गई है, कितना कुछ उसने खोज निकाला है, कैसे कैसे आविष्कार किए हैं। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े लोग, महापुरुष जो जो बातें कह गए हैं, उनका लाभ हम आज भी उठा सकते हैं केवल अध्ययन के माध्यम से। यानी कि जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी कही हुई अनुभवी बातें हम पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकों का अध्ययन करके जान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। अतुल मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब हमारा जी चाहे तब जायसी की कहानी सुने, जब मन में आए अंधे सूर के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर रसमग्न हूँ, और जब चाहें गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर गिरा से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरित देखकर पुलकित हूँ। यहाँ पर लेखक ने अलग अलग लेखकों और कवियों के बारे में बताया है कि वो सब कितना कुछ गंभीर और भक्ति से भरपूर लिख कर गए हैं। उसमें इतनी गहराई है कि जब जब हम उनके काव्य को, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तब तब हम उसकी गहराई पे डूबते चले जाते हैं। तो ये सब कैसे संभव है? साहित्य के अध्ययन द्वारा ये सब संभव हो सकता है। यहाँ पर गिरा का मतलब है वाणी, यानी कि तुलसीदास की गंभीर वाणी हमें रामायण की गहराई तक ले जाती है। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं, उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र भी नहीं जान पाते। यानी कि महापुरुषों के संग जिन्होंने समय बिताया, वो भी शायद उनको उतना नहीं जानते जितना हम साहित्य को पढ़कर, उन महापुरुषों की जीवनियों को पढ़कर, उनकी आत्मकथाओं को पढ़कर उनके बारे में जान सकते हैं। जो ग्रंथकार अपने समय में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा हृदय को बेधड़क खोल कर रख देते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। प्रकृति यानी व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनके विचार, सब उनकी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। यानी जिन्हें विद्या का अभ्यास करते रहने की या ज्ञान को प्राप्त करते रहने की आदत पड़ जाती है, शौक पैदा हो जाता है, फिर उनको साथियों का अभाव भी खलता नहीं है या कभी कमी नहीं रहती उन्हें साथियों की। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थाह लगा ली है, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, अर्थात तैयार रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन्हें खुद अध्ययन करने का शौक होता है, फिर उनके साथ बड़े दार्शनिक और विचारवान लोग रहने के लिए तैयार रहते हैं, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि उस व्यक्ति की जिज्ञासा को तृप्त किया जाए, उसकी शंकाओं का समाधान किया जाए। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर, मतलब ऊपर ऊपर से पुस्तकों के पन्ने पलटते जाना अध्ययन नहीं है।
लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय निश्चित होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय मिला तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। इसके लिए एक समय निश्चित करना ही पड़ेगा। अध्ययन को एक नियम बनाना पड़ेगा, दिनचर्या का एक जरूरी अंग बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय निश्चित होने की आवश्यकता है। एकाग्र चित्त अध्ययन के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। एकाग्र चित्त मतलब जब हम मन लगाकर केवल जो पढ़ रहे हैं उसी में हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उसी में हमारा ध्यान होना चाहिए। महाकवि सूरदास नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 2-3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। यानी कि अगर हम सुबह के समय वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं अध्ययन के लिए, तो अपने आराम के हिसाब से, यानी कि जब समय मिले कुछ समय हमें अध्ययन के लिए जरूर निकालना चाहिए। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया भी करनी पड़ती है, जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। यानी ऐसा नहीं है कि एक बात एक बार पढ़ ली तो दोबारा नहीं पढ़नी। जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं हमें नया ही कुछ समझ में आता है, नया ही ज्ञान उससे मिलता है, तो बार बार अध्ययन भी करना पड़ता है। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुकरण एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहरा जाता हूँ। यहाँ लेखक अध्ययन करने का तरीका बता रहे हैं कि थोड़ा जितना अंश आपने एक समय में पढ़ा उसको मन ही मन दोहरा लीजिए। जब आप पुस्तक का एक अंश पढ़कर उसको बंद कर देते हैं तो मन ही मन उस अंश को दोहरा लेना चाहिए, और जब पूरी पुस्तक समाप्त हो जाती है तो क्रम से अपने मन में याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। अध्ययन में नोटबुक रखने की बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ, जिसमें विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्तियों को संचित रखने से अवसर पड़ने पर तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी महापुरुष की जीवनी या आत्मकथा पढ़ी, तो उनकी कही हुई कोई खास बातें, कोई उनके विशेष अनुभव कुछ शब्दों में अपनी नोटबुक में यदि आप लिख लेंगे तो समय आने पर वो आपकी सहायता कर सकती हैं। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे पर ऐसे स्थानों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हों, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक है। पढ़ने के विषय में हमको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ हमें रुचे अच्छी प्रकार पढ़ें और चिंतन करें। तो यहाँ हर तरह से लेखक ने हमें अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया है और उसका तरीका बताया है कि यदि हमारी ही पुस्तक है तो हम उस पर जगह जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ यदि कहीं हमें संशय है, कोई समाधान हमें ढूंढना है उसका बाद में, या कोई विशेष बिंदु हैं जो हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें अंकित कर सकते हैं। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए और कौन सी ना पढ़ी जाए, यानी कि अच्छा साहित्य कैसे चुने, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। यदि हमारे हाथ कोई गलत साहित्य लग गया या जो पढ़ने योग्य नहीं है, हम ऐसा पढ़ रहे हैं, तो उससे हमारा लाभ होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है।
भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती हैं। यानी कि किसी पुस्तक की पहचान कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए कि उसमें किन विषयों पर बातचीत की गई है, उसकी भाषा कैसी है, उसमें किस तरह के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यदि विचार ही अच्छे नहीं हैं तो वो पुस्तक हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगी। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार कर आगे बढ़ती रहती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तक हाथ लगे उसका पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और रुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी सीखना है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। यानी सिर्फ एक बात यदि आपने सीख ली कि हमें अध्ययन करना चाहिए, पर अध्ययन के लिए किस तरह की पुस्तकों का चुनाव करना है ये भी सीखना है। तो बच्चों, देखा आपने कि अच्छी पुस्तकें यदि हमारे जीवन में आ जाएं, यदि हमें अच्छी पुस्तकों का चुनाव करना आ जाए, तो फिर हमारे ज्ञान के भंडार में किस तरह से विस्तार होता जाता है। हमारा ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाता है, समय समय पर हमारा मनोरंजन भी होता जाता है, हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता और किसी तरह की कोई कमी हमें खलती नहीं है। तो पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए, स्वाध्याय की आदत डालिए, फिर देखिए आपके ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही, आपको कभी किसी तरह की कमी या अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।